तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने वादा किया था कि क्लास 12th का जो ये चैप्टर 1 मैंने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो इसको मैं लेके चलूँगा साथ में। ये इसकी सेकंड वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं आज। जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया है, दैट इज़ कूलम्स लॉ। हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था, जो कि फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने बेसिकली चार्जेस के बारे में बात किया था, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने चार्ज के बेसिक नॉलेज दिए थे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैंने समझाया था। तो उसी को लेकर के आज हम सेकेंड वीडियो लेकर के आ गए, जिसमें हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द कूलम्स लॉ। जैसा कि आपको पता है कि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा ज़्यादा ही पॉपुलर होता है क्लास 12th में, ज़्यादा ही चांसेस होते हैं एग्जामिनेशन में पूछने के, और ज़्यादा मार्क्स में भी जनरली पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि ये कूलम्स लॉ है क्या। जैसा कि बच्चों बुक में आप सबको लिखा हुआ दिखता होगा कि कूलम्स लॉ को कैसे स्टेटमेंट दिया गया है, किस तरह से स्टेट किया गया है कि इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अब ये दो चार्जेस कुछ भी हो सकता है, राइट, पॉजिटिव हो सकता है, ये दोनों नेगेटिव भी हो सकता है। बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the magnitude of the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, ये था स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। लेकिन इसको हम समझते हैं, ये तो स्टेटमेंट है, किताबी भाषा है, किताबी लैंग्वेज है, जो कि हम रट के भी एग्जाम में लिख देंगे, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको समझाता हूँ। आइए हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो अब ये दो चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं बच्चों। ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हो सकता है एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों में पॉजिटिव चार्ज ले लिया है दोनों जगह पे, राइट। ठीक है, और ये पॉइंट चार्जेस के लिए है बच्चों, ध्यान रखना, ये जो लॉ है ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इतना बड़ा बॉल ले लिया और उस पर मैंने क्यू चार्जेस मैंने स्प्रेड कर दिए, पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड कर दिए, तो क्या इतना बड़े बॉल पे जो पॉइंट चार्जेस जो चार्जेस हमने स्प्रेड किए, दैट इज द पॉइंट चार्ज, क्या इसको हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन अगर बहुत छोटा सा मैं बॉल ले लूं, उस पर मैंने कुछ एक आध चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एक आध तो नहीं हो सकता है, दो चार्जेस तीन चार्जेस क्यू चार्जेस स्प्रेड कर दिए, तो क्या उसको पॉइंट चार्ज कह सकते हैं? तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है। देखो बच्चों, पॉइंट चार्ज को हम कैसे भी डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, पॉइंट चार्ज हम बोल सकते हैं डिस्टेंस पे। जैसे मैंने भी बोला था, इतना बड़ा बॉल लिया मैंने, उस पर मैंने चार्जेस स्प्रेड कर दिया और उसको मैंने इतनी दूर रख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने मैं जैसे 5वीं फ्लोर पर चढ़ गया और वो छोटा सा बॉल इतना बड़ा नीचे रखा हुआ है, तो हमारे लिए वो बॉल एक पॉइंट चार्ज है। लेकिन अगर वही बॉल आपके सामने रखा हुआ है, यहाँ पे पास में रखा हुआ है जिस पे चार्ज स्प्रेड है, तो वो आपके लिए पॉइंट चार्ज नहीं होगा। तो पॉइंट चार्ज उसी को मानते हैं जनरली जो ज्यादा डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, या ज्यादा डिस्टेंस पे रखे हुए हो, राइट। आपने शायद मैकेनिक्स के अंदर देखा ही होगा आपने कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? पॉइंट सन हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मून हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या सच में वो पॉइंट के जितना बराबर है? लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, हम डिस्टेंस के हिसाब से कहते हैं दैट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट एवरीवन। चलिए, तो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, जस्ट आपको नॉलेज रखना है दिमाग में, पेपर में हो सकता है कभी पूछ ले। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा कि दो चार्जेस है Q एंड Q, यानी एक Q1 ले लेते हैं, दूसरे को हम क्या ले लेते हैं, Q2 ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों दैट इज R। ठीक है, स्मॉल r इसके बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं, राइट। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो है स्मॉल r है। तो इन दोनों के बीच ऑब्वियसली एक फोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग उसको बोलेंगे। अब वो फोर्स हो सकता है रिपल्सिव, हो सकता है अट्रैक्टिव हो, अब डिपेंड करता है चार्जेस का नेचर कैसा है। अगर पॉजिटिव लिया है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर ऑपोजिट चार्जेस होते तो अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, चलिए, फिलहाल हम फोर्स की बात करते हैं। तो कूलम्ब ने कहा है स्टेटमेंट में, कूलम्ब जनरली जो हमारे बहुत ही लेट एंड ग्रेट साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या कहा देखते हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्ट, इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ध्यान रखना, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में अभी नहीं लिख रहा, तो इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के। मैंने दोनों को देखो मॉड में ले लिया है, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, तो फोर्स इस, तो अभी मैं मॉड को हटा देता हूं, आप मान के चलना कि ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, ओके, तो मैं मॉड को फिलहाल हटा देता हूं, आपको खामखा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सो द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is directly proportional to the product of the charges, and this force is inversely proportional to the
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। शायद आपने ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं तो सुना है। यस एग्जैक्टली, क्लास 9th में ग्रेविटेशन में आपने ये पढ़ा होगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने बात किया था कि फोर्स जो होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच यूनिवर्स में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के प्रोडक्ट के, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। सेम उसी तरह से ये एनालॉगस है इस चीज़ का, राइट। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फोर्स है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो जनरली मीडियम पे डिपेंडेंट होता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये यूनिवर्सल फोर्स नहीं है, जैसे ये वहाँ था ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसा यहाँ पर नहीं है कुछ ऐसा। ये फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा कि जो चार्जेस है वो कहाँ पर रखे हुए हैं, किस कंडक्टर के ऊपर है, किस मटेरियल के ऊपर है, राइट। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि इन दोनों को अगर मैं साथ में लिख दूँ तो इन दोनों को साथ में लिखने पे कुछ ऐसा रहेगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मैंने लिखा, Q1 Q2 ऊपर रहेगा, राइट, Q1 Q2 ऊपर रहेगा एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, आर स्क्वायर। यस, अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटता है बच्चों तो आता है इक्वल, एंड साथ में आता है कांस्टेंट, दैट इज यहाँ पर आएगा K। सो Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, राइट। अब सर यहाँ पर जो नहीं, इस सब को तो हम पहले से जानते हैं, ये F क्या है, Q1 Q2 आर स्क्वायर क्या है, सब जानते हैं, लेकिन K यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ बच्चों, ये क्या है। तो आपको मैं बता दूं K जो है वो एक तरह से, अभी मैंने बोला था ना कि डिपेंड करेगा मीडियम पे, तो मीडियम की वजह से कांस्टेंट आता है, दैट इज K जो है वो मीडियम पे ही डिपेंड करता है, यानी K की वैल्यू जो होगी ना वो एक कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट है, तो K की जो वैल्यू होगी ना वो डिफरेंट मीडियम के लिए अलग अलग होगी, राइट एवरीवन। बट अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, अगर हम एयर की बात करें, वैक्यूम की बात करें, तो एयर के लिए K की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 9 × 10⁻⁹। अच्छा, अब इस K की यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो बच्चों ये K की जनरली वैल्यू होती है किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। तो कहने का मतलब है कि दिस वाज द कूलम्ब्स लॉ, और वी कैन से दैट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस चीज़ के, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सर, ये जनरली इसका डायरेक्शन क्या है। ऑब्वियसली फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या है। तो देखो बच्चों, जो इसका डायरेक्शन होता है वो जनरली जो ये इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों चार्जेस को जो ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, इसी के अलोंग इसका डायरेक्शन होता है, इसी के अलोंग इसका डायरेक्शन होता है। जैसे मान लो कि ये Q1 है, ये Q2 है, तो इस Q1 पर जो फोर्स लग रहा होगा Q2 की वजह से, वो जनरली रिपल्शन फोर्स है, तो इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, तो इस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, लिख सकता हूं मैं इसको। तो देखो ये जो इसका डायरेक्शन है वो अलोंग दिस लाइन है, इसी लाइन का, ये ना तो परपेंडिकुलर ना इधर नीचे डाउनवर्ड है, ये अलोंग दिस लाइन है, राइट एवरीवन। दो लाइन जो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर रहा है उसी के अलोंग जो है फोर्स का डायरेक्शन है। अगर इस पर मैं फोर्स करूं इसकी वजह से, तो क्या होगा, ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा। जब ये रिपेल कर रहा होगा तो फोर्स का जो होगा इस तरह से लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके, तो ये डायरेक्शन है जनरली फोर्स का। मैंने पहले ही बोल दिया है कि जो F है बच्चों, जो फोर्स है, ये जो कूलम्ब्स लॉ है, वो इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। ध्यान रखना इस चीज़ का आप लोग। और पॉइंट चार्ज क्या है मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है यहाँ पर। आई होप आपको कूलम्ब्स लॉ समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है सर, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझने से पहले मैं थोड़ा सा ना इस K को ओपन करना चाहता हूँ। जब मैं किस K को ओपन करूँगा ना बच्चों, तो इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। यहाँ पर एप्सिलॉन आता है या एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। अब ये है क्या, जैसे अभी मैं एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रहा, अभी मैं एप्सिलॉन, इसको ई जैसा कुछ बना हुआ दिख रहा है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। तो ये एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी, राइट। और अगर एप्सिलॉन नॉट लग जाता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि एक डिपेंड करता है मटेरियल पे, इसकी वैल्यूज अलग अलग वेरी करती है। इस पर हम लोग ना अलग वीडियो में एक चर्चा करेंगे, चूंकि ये बहुत ज्यादा डिस्कशन का एक पात्र है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्कस करना पड़ेगा इसके बारे में, तो हम लोग इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे इसी सीरीज में, राइट एवरीवन। ओके, चलिए, तो इसको हम लोग जनरली ऐसे, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, राइट एवरीवन। यानी यहाँ पे जो K की वैल्यू है बच्चों वो ये है, ओके एवरीवन, ठीक है। अच्छा, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं। क्या होता है सर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या कहता है। तो देखो बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मान लेते हैं, जिसमें एक चार्ज है Q एक चार्ज है, और उस चार्ज के ऊपर बहुत सारे अलग अलग चार्जेस का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कह रहा है कि उस चार्ज पे जो अलग अलग चार्जेस का फोर्स लग रहा है, वो सारे चार्जेस का फोर्स
का जो वेक्टर सम होगा, वो सारे चार्जेस का जो फोर्स इस पे लग रहा होगा, वेक्टर सम होगा, और वो इस पे लगने वाले नेट फोर्स के इक्वल होगा, इस पे लगने, इस चार्ज पे लगने वाले नेट फोर्स के इक्वल होगा। इसको कैसे समझते हैं? इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना ये Q एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये Q एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है बच्चों Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, यहाँ पर एक चार्ज है Q3, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है Q3। ओके एवरीवन, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली इस Q पर इस Q1 की वजह से, ये सब पॉजिटिव चार्जेस मान लेते हैं, तो इस Q1 की जगह वजह से जो चार्ज लग रहा होगा, जो फोर्स लग रहा होगा, सॉरी, दैट फोर्स विल बी F1। मान लेते हैं कि ये फोर्स कितना है बच्चों, F1 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस Q प्लस Q पर ये जो Q2 है, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं F2। क्या मान लेते हैं? F2। और इस Q3 की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, इसको मान लेते हैं हम लोग F3 मान लेते हैं, राइट। अच्छा, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा ना बच्चों, इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा ना, वो इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम के इक्वल होगा। मतलब F इक्वल्स टू, इट विल बी F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ठीक है। बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं सर, मैंने तो एक ही 3 ही चार्ज लिया है, राइट। अच्छा, इसको हम चाहे तो इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा F इक्वल्स टू, अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा, ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं भी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बच्चों। तो F1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 अपॉन में इन सारे डिस्टेंसेस को हम लोग R1 का स्क्वायर, मान लो ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस R3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ R1 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ओके। अच्छा, Q1 क्यों लिया मैंने? इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। प्लस F2 क्या है बच्चों? F2 है Q और Q2 के बीच का फोर्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q2 बाई R2 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह से डॉट डॉट लिख सकता हूं। अच्छा, इन सब में से क्या कॉमन आ जाएगा? तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो जो F है इसको लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ब्रैकेट में, और अच्छा Q भी कॉमन आ रहा है बच्चों, इवन Q भी, सब में से Q कॉमन आ रहा है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ऊपर में Q1/R1 का स्क्वायर प्लस Q2/R2 का स्क्वायर। तो अगर एग्जाम में आपको प्लस डॉट 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 दिखाना हो तो इस तरह से आप जनरली दिखा सकते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, राइट एवरीवन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, कि कोई एक चार्ज है, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इसमें एक चार्ज है जिस पर बहुत सारे अलग अलग चार्जेस का फोर्स लग रहा है, इस पर काम कर रहा है, तो इस पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? इन सारे चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअल फोर्सेज होंगे उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टेटमेंट, राइट। तो आज का इतना ही टॉपिक हम लोग यहीं पर बस करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको समझ में आता हो, चीज़ें अच्छी लगती हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।